हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में कुछ टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखना। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे और सुनोगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का जितना भी टॉपिक है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आपका का सारा डाउट क्लियर होने के बाद आप आसानी से इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, ये लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 का जो है बेसिक टर्म्स कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला बेसिक टर्म्स आपका है पॉइंट क्या है होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। और इनको जो है अगर हम क्या करें कि डेफिनेशन के बजाय मैं आप लोगों को सिंबल से रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जैसे पॉइंट का सिंबल होता है क्या, ये जहाँ पर ऐसे डॉट रख दो, डॉट लाइन डॉट अगर रखते हैं तो ये डॉट हमारा क्या होता है, पॉइंट। ये पॉइंट का सिंबल है। लाइन क्या होती है कि लाइन को हम ऐसे मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये आपका क्या है, लाइन है। लेकिन क्यों लाइन है? क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट ओपन होते हैं, इसीलिए मैंने एरो बनाया है, तीर बना दिया है। ओपन का मतलब हुआ कि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी भी आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन। लेकिन अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपका लाइन होगा उसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा। जैसे कि एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है। आपको लाइन सेगमेंट में इतना मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारी लाइन होगी उसकी दोनों साइड एंड पॉइंट निश्चित होगी। ठीक है, यानी कि इस एंड पॉइंट का मतलब हुआ कि ये इसके आगे नहीं बढ़ सकती, इधर भी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक, लेकिन लाइन क्या है, लाइन को हमने एरो से इसलिए रिप्रेजेंट किया था कि ये कितनी भी हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, ये आगे बढ़ती ही जाएगी। अब पॉइंट हमारा डॉट होता है। अब हम बात करते हैं रे की। रे क्या होती है? रे में हमारा एक एंड पॉइंट होता है फिक्स और दूसरा एंड पॉइंट हमारा फ्री होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक रे है, क्या है, एक रे है। इसकी एक पॉइंट तो फिक्स है, ये इस तरफ जो है नहीं बढ़ेगी, इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस तरफ फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है हमारा। और लाइन हमारा जो होता है ये दोनों साइड से फ्री एंड होता है, यानी कि ये कितना भी हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट हमारा दोनों साइड हमारा एंड पॉइंट फिक्स होता है। और रे हमारा जो होता है एक साइड इसका एंड पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन दूसरी साइड हमारा ये फ्री एंड पॉइंट होता है, यानी कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक टर्म्स के कुछ पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहा कि जब पॉइंट्स हमारे जो होते हैं वो अगर किसी एक लाइन पर या ये कह सकते हो सेम लाइन पर, किसी एक सेम लाइन पर अगर कई पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं तो वो सारे पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं जो है क्या कर रहा हूँ,
ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ सिंबल से। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, लाइन है। मान लो एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ये इसे ए मान लिया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ये तीनों पॉइंट्स एक ही रे पर या एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसलिए ये सेम लाइन पर जो ये तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बताते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर कह रहा द पॉइंट्स दैट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसी एक सेम लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होंगे, सब अलग अलग रहेंगे, तो इसलिए वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, तो ये हम कुछ नाम दे रहे हैं, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। ये सारे पॉइंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, यानी कि सेम लाइन पर नहीं है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल्स की तरफ। मेन टॉपिक अब आपका आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। कह रहा है कि एक एंगल तब बनता है जब कोई दो रे, यानी दो रेज क्या करें, ओरिजिनेट करते हैं किसी एक सेम एंड पॉइंट पर। ठीक है, जैसे कि अब आपको मैं बना करके दिखा रहा हूँ फिगर। मान लीजिए आपका ये एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसका एक पॉइंट ये वाला हम इसे ओ मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा, दो रे क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट पर यानी पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं या ओरिजिनेट कर रहे हैं, तब एक एंगल बन रहा है। यही हमारा ये डेफिनेशन कह रहा है। ठीक, अब इसमें आर्म्स कौन कौन से हैं, एक ओ एक्स आर्म है, एक ओ वाई है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर्म्स ओ एक्स एंड ओ वाई। अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ओ पॉइंट हमारा जो है यही वर्टेक्स है। ठीक है, तो एंगल ओ जो हमारा है वो क्या है, वर्टेक्स है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ता हूँ। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए जो है पूरे चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाकर इसे देखना और याद कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके सारे के सारे पॉइंट्स अपने माइंड में कैप्चर कर लेना। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, 9th क्लास में भी पड़ेगी, 10th क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगी, आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक्यूट एंगल क्या होता है
एक्यूट एंगल हमारा जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि ये एक एंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जब हमारा एंगल क्या हो, ओ ए इधर बी, ए ओ बी, यानी ये एंगल जो हमारा बन रहा है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर होता है तो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री से बड़ा मेजर मतलब कि ये जो एंगल होगा, यहाँ पर मेजर करने के बाद जो एंगल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा मेजर के जगह पे। तो मेजर फिर लेस देन किससे, 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो 90 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल होता है सब हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट राइट एंगल। राइट एंगल राइट एंगल में ये नाम से ही पता चल रहा है कि जब एंगल 90 डिग्री का हो, कितने का हो, 90 डिग्री का एंगल हमारा 90 डिग्री का हो तो वो हमारा राइट एंगल होता है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेजर, यानी मेजर करने के बाद ये 90 डिग्री अगर आता है तो यहाँ पर लिख देना इसकी जगह इज इक्वल, कह रहा 90 डिग्री के। यहाँ पर मेजर करने के बाद भी 90 डिग्री आना चाहिए, यानी 90 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमारा राइट एंगल होगा। अब थर्ड पॉइंट में आपका आ रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल को इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री से बड़ा, यानी 90 डिग्री से बड़ा क्या होगा, मेजर करने के बाद ये वाला एंगल, और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जितने भी एंगल होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। अब नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नंबर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए ये आपका ये पॉइंट ओ मान लीजिए, इसे ए इसे बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा मेजर करने के बाद वो 180 होगा। अब 180 डिग्री हमारा जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है।
तो यहाँ लिखेंगे मेजर इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ पॉइंट में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब लास्ट 6 पॉइंट है कंप्लीट एंगल। 6 पॉइंट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है? कंप्लीट एंगल सीधा सीधा पता चल रहा है कि पूरा एक सर्कल यानी कि पूरा एक राउंड लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री का एंगल जो होगा वही हमारा क्या होगा? कंप्लीट एंगल। जैसे कि ये मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, ये आपका क्या है? एक एंड पॉइंट O है, यानी कि यहाँ से एंगल चल करके यहाँ पर अगर आ जाए तो समझ लो आपका एक कंप्लीट एंगल बन गया। ठीक है, या ये एक मान लो ऐसे कोई लाइन था, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे पूरा चक्कर चला करके फिर यहीं पे आकर के पड़ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा वन सर्कल। तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यानी एक लाइन हमारा और ऐसे ड्रा होगा इसके ऊपर। ठीक, तो इसे A और दूसरे वाले को B, यानी A वाली रे जो है कंप्लीट करके पूरा वन राउंड आ करके B वाले रे पर जो है मीट कर जाती है। तो यानी एक राउंड कंप्लीट करने पर ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए ये हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। मेजर 360 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल के टाइप्स जो थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जब कोई दो एंगल का सम करने पर वो 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री आ जाता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? कह रहा कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। अब हम रिलेशनशिप बताएंगे दो एंगल्स के बीच का। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है जैसे एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल में कह रहा है कि टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन। कह रहा है कि यहाँ पर जब किसी एक वर्टेक्स पर, किसी एक वर्टेक्स पे, वर्टेक्स हमारा क्या है ओ, कोई दो एंगल अगर ड्रॉ होते हैं तो कह रहा कि उसके अलावा भी एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि ओ ए और ओ सी में कॉमन आर्म एक पड़ गया ओ बी। ओ बी जो है इस एंगल के लिए भी आर्म का काम कर रहा है और इस एंगल के लिए भी। ये दोनों एंगल का पार्टीशन पार्ट है ओ बी, ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन आर्म। ये दोनों में है, ठीक, दोनों एंगल के लिए आर्म यूज हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कह रहा टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, दो एंगल सेम वर्टेक्स पर, और कह रहा है कि वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म, बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एक दो एंगल ये बन रहे हैं, कह रहा है कि ये सेम वर्टेक्स पे बन रहे हैं और एक कॉमन आर्म भी है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर आर्म्स जो हैं वो जो है कॉमन नहीं हो करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। ठीक, अब थर्ड पॉइंट हम बताएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए ये एक आपका पॉइंट ओ है, कह रहा है कि दो लाइन, एक लाइन पी क्यूब एक आर एस है, कह रहा है एक पॉइंट ओ जो हमने मान रखा है इस पर क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कट कर रही हैं। तो यहाँ पर जब इस कंडीशन में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जब वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को दो लाइन कट करती हैं तो यहाँ पर जो एक आमने सामने का एंगल होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। तो यानी कि अगर ये ए हुआ तो इसके सामने वाला ये भी ए बनेगा, इधर बी हुआ तो इसके सामने वाला ये भी बी होगा। तो यहाँ पर यही है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन कुछ कंडीशंस क्या हैं? ये अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो जब कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस समय जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो यहाँ तक आपका टॉपिक समझ में तो आ गया होगा आपको। अब मैं आपको आगे की तरफ कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। अब हमारा टॉपिक आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर
कट करती हैं तो वही हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जैसे ये दो लाइन है, इसे पी क्यू मान लिया हमने, इसे आर एस मान लिया। ये एक पॉइंट पर ओ जो पॉइंट है इसी पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि अगर कोई लाइन पैरेलल कंडीशन में ना हो, जैसे कि यहाँ से चले यहाँ पर और दूसरी लाइन चले यहाँ से चले यहाँ पर, जब ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। ये भी हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि ये पैरेलल में नहीं है इसलिए ये यहाँ पर देखो आकर के कट कर दिया एक दूसरे को। तो लाइन अगर पैरेलल चलती है एक दूसरे के तब वो नॉन इंटरसेक्टिंग में होती है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉन इंटरसेक्टिंग में देखिए, नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या होगा कि दो लाइन अगर पैरेलल कंडीशन में चल रही हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस के साथ एक बराबर से पैरेलल कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा नहीं समय आएगा कि जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करें। कट तभी करेंगी जब किसी एक का डायरेक्शन क्या हो, दूसरे की तरफ जो है झुक जाती है, दूसरे वाले रे की तरफ या दूसरे वाली लाइन की तरफ झुक जाती है, तो क्या होता है तब पैरेलल से कंडीशन उसका चेंज हो जाता है, वो तब नॉन पैरेलल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसे पी क्यू, इसे आर एस, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हो या पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो, पैरेलल लाइंस। ठीक, अब यहाँ तक आपका टॉपिक जो था वो पहले एक्सरसाइज 6.1 के लिए है। ये तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, लेकिन इसी वाले टॉपिक में एक थ्योरम है, उसे भी हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। आपका थ्योरम क्या है, कह रहा है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म विल बी इक्वल। ठीक, कह रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्म करेगा वो इक्वल होगा। तो यही आपको थ्योरम को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक, तो इसे दिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी जगह हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो है एंगल सेम अभी नहीं मानते हैं, इसको डिफरेंट कर लेते हैं। इसे ए माना तो इसे बी मान लो, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो। अब हमें यही दिखाना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो बिल्कुल ये जब भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा ये तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमको थ्योरम के फॉर्म में सॉल्व करके दिखाना है, प्रूफ करके। तो मान लो कि एक हम लाइन मान लिए पी क्यू लाइन के लिए एक्स और ए दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पी क्यू अगर हम मानते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 होगा। तो यहाँ लिख ले रहे हैं हेयर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब अगर हम क्या करें, ए और बी को क्या मान लें, एक लाइन मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल वाई का अगर सम करेंगे तो ये भी 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने ए बी को माना है।
तो y प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो वी गेट क्या हो जाएगा, x प्लस ए 180 है तो y प्लस ए भी 180 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस ए इज इक्वल्स वाई प्लस ए। ठीक, तो अब ए सेम साइन के साथ सेम वैल्यू है तो ये तो ख़त्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा x इज इक्वल टू ए सॉरी वाई, x इज इक्वल टू वाई, तो x y के इक्वल हो गया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो देयरफॉर जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी क्या होगा, ऑल्सो a इज इक्वल बी हो जाएगा। ठीक, यही आपका प्रूफ हो गया। ये थ्योरम इतना इजी तरीके से प्रूफ हो गया। अब अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में बहुत कुछ मान रखा है, आप यही आराम से एग्ज़ाम में करके आ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। आपके घर परिवार रिश्तेदार में जो भी आपके जानने वाले हैं जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं या 11th 12th में हैं, 6th से लेकर के 12th क्लास तक का कोई भी अगर आपका जानने वाला स्टूडेंट हो या फिर कोई टेट और सीटेट की तैयारी करने वाला बंदा हो तो उसे हमारे चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड करना, और उससे बोलना कि वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे, और जो भी उसको हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड उसको पूरी हेल्प मिलेगी हमारे तरफ से। तो और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ही करना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। सो थैंक यू, धन्यवाद।